परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम आराम। बंधुओं और बहनों, आज हमारा विषय है योग और आयुर्वेद। योग और आयुर्वेद में क्या रिलेशन है, इसको भी हम जानेंगे, और किस तरह से योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ सूरत से डॉक्टर साई आराध्य मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी है। साई मैडम पहले भी हमारे यहाँ बहुत बार जुड़ी है और काफी सेशन इन्होंने लिए हुए। बहुत ही एक जानी मानी योग प्रशिक्षक और एक प्राकृतिक चिकित्सक। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए साई आराध्य मैडम का आप स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। साई मैडम, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। सभी बड़ों को प्रणाम और आज का दिन शुभमय हो, मंगलमय हो। थोड़ी आवाज के कारण मैं माफी चाहती हूँ। योग और आयुर्वेद अपना विषय है। पिछली बार का हमारा विषय मेरा विषय था योग और आयुर्वेद, आहार विहार आचार विचार। अभी इस समय का योग और आयुर्वेद का उद्देश्य यही है कि योग में क्या है और आयुर्वेद में क्या है। तो दोनों भी एक प्रकार की, खुद की एक प्रकार की जीवन शैली मानी गई है। क्यों जीवन शैली मानी गई है? कि योग इज अ लाइफस्टाइल। हम बहुत प्रचलित रूप से कहते हैं कि योग इज अ लाइफस्टाइल, और आयुर्वेद भी एक जीवन शैली है। तो इसका उगम स्थान कहाँ से है? योग की शुरुआत कहाँ से हुई? कोई बता सकता है? अपने चैट बॉक्स में लिख सकता है कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई? किसने योग सिखाना या योग करना शुरू किया? आदि योगी शिव भगवान, शिव जी, महादेव भगवान जी ने पहली बार पार्वती जी को सिखाया, बताया। तो वो वहां से योग, आदि योग की शुरुआत हुई। हिरण्यगर्भ शास्त्र जिसे माना जाता है। अभी साइमल्टेनियसली हम दो, करेक्ट करेक्ट आदिनाथ, तो दोनों एक साथ में अगर कंपैरेटिव स्टडी हम देखते हैं तो योग ये एक प्रकार की जीवन शैली है, और योग और आयुर्वेद को साइमल्टेनियसली दोनों एक अपनी अपनी खुद की प्रकार की एक जीवन शैली है। योग भी एक शास्त्र है और आयुर्वेद भी एक शास्त्र है। तो योग शास्त्र के मान्यताएं अलग अलग सी है और आयुर्वेद की मान्यताएं अलग अलग सी है। योग अष्टांग योग से आधारित योग ज्यादा प्रचलित है, और आयुर्वेद शास्त्र जो है वो बेस 3 है कि दोष, धातु, मल और क्रिया। अपने शरीर में अगर ये 4 बैलेंस है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। योग अगर देखेंगे तो अष्टांग योग है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग होते हैं। 8 अंगों में पहला ही अंग ये है कि यम, और दूसरा अंग है नियम। यम और नियम में अपने लाइफस्टाइल में योग अभ्यास करते समय साधक को, मुमुक्षु को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उसमें बताया है। तो क्या है ये यम और नियम? यम आर द डोंट्स, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अपने अपेक्षा के साथ, अपेक्षा नहीं कह सकते, अपने जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, यह अपरिग्रह में आता है। तो यम कौन से हुए? 5 यम हुए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
इन पांचों चीजों से हमें ये नहीं करना है, ये योग शास्त्र कहता है, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी बात, नियम का पालन अगर हम करेंगे तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कौन से नियम है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? खुद का सेल्फ हाइजीन शौच है, मेंटल हाइजीन शौच है, और इमोशनल हाइजीन शौच है। केवल हम वॉशरूम होके आए, पेट साफ हो गया मतलब शौच नहीं है। विचारों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि, वाणी शुद्धि। तो ये काया वाचा मने दृष्टि से देखेंगे तो ये शौच होना जरूरी है। तो यम और नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन सारी चीजों से हमारा मन शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। यम और नियमों का अगर हम पालन करते हैं तब हम आसन की दृष्टि से स्थिरता का भाव रख सकते हैं, इसलिए यम और नियम का अभ्यास पहले से जरूरी है। अब ये यम और नियम का अभ्यास हमारे रेगुलर रूटीन में कैसे आएगा? तो पतंजल योग सूत्र में योग की शुरुआत ही हुई है कि जो योग, पतंजल योग सूत्र मतलब अष्टांग योग मतलब राजयोग, ये 4 पादों में, 4 विभागों में बटा गया है। कैसा बटा गया है? पहला है वो समाधि पाद है, दूसरा है वो साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है और चौथा कैवल्य पाद है। तो समाधि पाद पहला है और साधन पाद दूसरा है। ऐसा क्यों? समाधि अवस्था का पहले इन द नॉर्मल फॉर्म विचार किया गया है ऋषि पतंजलि ने। तो समाधि भाव में पहला सूत्र आता है कि अथ योगानुशासनम। योग का अनुशासन जब हम जहां पे भी यम में करेंगे, नियम में करेंगे, रेगुलर, आज किया है, कल नहीं किया है, अभी किया है, बाद में नहीं किया है, अथ योगानुशासनम, योग अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन मोड पे हम सेल्फ डिसिप्लिन और अदर डिसिप्लिन, मतलब ये यम नियम का पालन अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन के दृष्टि से करेंगे तो अपने आप आसन के लिए हम स्थिर हो पाएंगे। क्योंकि आसन का भी एक सूत्र है, स्थिरम सुखम आसनम। ये केवल शारीरिक रूप से स्थिर नहीं है, ये मानसिक रूप से भी स्थिर है, ये आध्यात्मिक रूप से भी स्थिर है, ये सभी लेवल पे स्थिर है। तो आजकल हम जो देखते हैं कि शवासन किया है, नौकासन किया है, सेतुबंधासन किया है, त्रिकोणासन किया है, तो ऐसा नहीं कि आसन शारीरिक फॉर्म में जाए, मन स्थिति अभिधीयते के फॉर्म में, मतलब मन के स्वस्थता के भाव में हमें वो आसन करना है। फिर आसन का दूसरा भाग भी है कि आसन कितने समय तक रखना है। तो आसन 1 प्रहर तक रखना है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 1 प्रहर मतलब कितना? 1 प्रहर मतलब हमारे दिन के अगर प्रहर हम गिनते हैं तो 4 घंटे का 1 प्रहर आता है, बराबर। तो 4 घंटे के दिन में जब प्रहर आता है मतलब हम 4 घंटे एक आसन को स्थिर रखना है क्या? हाँ। पहले के जमाने में अगर ऋषि मुनि देखेंगे तो वो 12-12 साल तपश्चर्या करते थे। तो तपश्चर्या में एक आसन में वो सिद्ध होते थे, उन्हें वो आसन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सिद्ध होना मतलब पूर्ण रूप से एकाग्र होना, उस फॉर्म की मास्टरी लाना। अब इसे वापस से एक बार हम अगर योग शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र से कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो किस प्रकार से होगा कि अगर हम योग शास्त्र से यम और नियम का पालन करते हैं, अनुशासन के रूप में पालन करते हैं, तो बराबर से हम दिन भर की दिनचर्या को फॉलो कर पाएंगे। अब ये दिन भर की दिनचर्या कैसी है? योग शास्त्र में मिताहार का कॉन्सेप्ट बताया गया है। योग शास्त्र में दिन भर के यम और नियम के साथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताया गया है। स्वस्थ रूप से अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में कहा गया है कि दिनचर्या के पालन में स्वस्थ वृत्त के अंडर, स्वस्थ वृत्त एक अलग ही विषय है। स्वस्थ वृत्त के अंडर क्या क्या करना चाहिए, दिनचर्या में क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो पहले इसमें शरीर शुद्धि के लिए दंत धावन विधि कहा गया है। दंत धावन विधि, ब्रश कैसे करें, वो भी उनके कफ, वात और पित्त के दृष्टि से देखा है कि जिनको कफ है तो उनमें तीखा और तूरिया रस का सेवन करना है तो उनका कफ पिघल जाएगा या कफ शमन हो जाएगा। जो पित्त वाले हैं उनको कफ के जो भी गुण वाले हैं कि उसमें ब्रश करने के लिए
ज्यादा मीठा तत्व होता है, तो ज्येष्ठ मधु, यष्टि मधु का उपयोग किया जाता है दांत को घिसने के लिए, दांत को साफ करने के लिए। साथ में पेढ़ा में भी मजबूत हो, सारे अपने बेस पक्का हो जाए, जड़ें मजबूत हो जाए, उसके लिए भी सारे फॉर्म किए गए हैं। तो ये दंत धावन विधि है। दंत धावन विधि के बाद में गंडूश कहा गया है, जो हम गार्गलिंग करते हैं। गार्गलिंग करते हैं तो कैसा है, अपने पूरे गले की शुद्धि होगी, कफ साइनसेस पित्त सारा निकल जाएगा, थायराइड ग्लैंड की शुद्धि हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से गार्गलिंग से हमारा गले से ऊपर का भाग शुद्ध होगा। गंडूश विधि के साथ में सारे शरीर का ऑयलिंग कहा गया है। ये सारे शरीर का ऑयलिंग किस प्रकार से कहा गया है कि कान में तिल का तेल या गाय का घी डाले, कर्णपूरण नाम याद रखना है पड़ेगा, कर्णपूरण। आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि कान में कुछ मत डालो, क्योंकि उतना प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है, उसके लिए डॉक्टर कहते हैं बाय द सेफर साइड के डू नॉट पुट इट एट ऑल। लेकिन पहले के जमाने के डॉक्टर और अभी भी अगर हम देखते हैं कि जो आयुर्वेदाचार्य है, जो प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं कि कानों में अच्छे सिद्ध तेल या सिद्ध घी डालना चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बहुत अलग विषय है कि क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म कहाँ पे है वो देखना थोड़ा मुश्किल है। तो ये बात मार्केटिंग की अलग है। आज का हमारा विषय पे हम ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि विषय बहुत ही वास्ट है। योग और आयुर्वेद में जब भी आहार का कॉन्सेप्ट आता है, तब 6 रसों का हमें इसका अंतर्भाव होता ही है। मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो मधुर रस मतलब, मधुर रस का क्या यह है कि जो अन्न के पाचन को सुधारेगा। इसलिए अगर हमारी थाली को, ऑथेंटिकेटेड थाली को देखते हैं, तो अन्न भोजन करते समय पहले हमारे शरीर हमें मधुर रस का सेवन करने के लिए कहा गया है। फिर खाने के बीच में जो भी है बाकी सारे रस, कटु तिक्त कषाय, ये चलेगा। लास्ट में छाछ पीने के लिए कहा है, तो वो कषाय रस का है, तो अन्न पाचन के लिए ये उपयोगी माना गया है। और अगर चावल का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो चावल पहले के जमाने में बैलेंस्ड डाइट तरीके से, रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ अपने अपने बैलेंस्ड फॉर्म में होता था। अभी के फॉर्म में देखेंगे तो थोड़े समय पहले का डाइट का कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करे, उपवास विधि रखे। तो उपवास विधि हमारे शरीर में हमारे धर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार के विधि कहे गए हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से और योग की दृष्टि से अगर देखेंगे, तो योग की दृष्टि से उपवास का पालन मिताहार तरीके कहा गया है। योग सूत्र के अनुसार कह सकते हैं, या फिर योग सूत्र पातंजल ग्रंथों के अनुसार कह सकते हैं कि इसमें उपवास की कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। वहां पे केवल मिताहार का कॉन्सेप्ट बताया है, क्योंकि आहार नहीं लेना और अति आहार लेना, ये दोनों भी योग की दृष्टि से अच्छे नहीं है। तो योग्य आहार लेना मतलब मिताहार लेना। अभी ये मिताहार का कॉन्सेप्ट कैसा, अगर हम हमारे पूरे पेट के 4 भाग करेंगे, तो आधे भाग का हम सॉलिड फूड आहार रहना चाहिए। और उसी के साथ ही साथ में योग में कहा गया है कि एक अन्न होना चाहिए और वो मधुर रस का होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि बैलेंस डाइट में हमारे सारे आहार को दाल रोटी सब्जी चावल अलग अलग विटामिन प्रोटीन ये ले। एक एक अन्न कहा गया है। एक अन्न मतलब एक तो गेहूं हो, एक तो बाजरा हो, एक तो जवार हो, या एक तो नागली हो, क्योंकि तब बहुत कम धान्य होते थे और ग्रेन्स ही होना चाहिए, धान्य धान होना चाहिए, और वो भी घी और गुड़ की मात्रा में, उसी के साथ में लेना है। तो एक अन्न का पचन अपने शरीर को, उसकी आदत होती है, तो एक अन्न का पचन शरीर आराम से कर सकता है। और जितना अच्छा पचन है, उतना नर्वस सिस्टम हमारी बिल्कुल आराम से रह सकती है। मतलब नर्वस सिस्टम पे पाचन के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, तो नर्वस सिस्टम अभ्यास में, ध्यान में एकाग्र रह पाएगी। दूसरी बात, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि स्वस्थ वृत्त के अंडर अगर हम बेस ग्रंथों को देखेंगे, तो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय शास्त्र है और वाग्भट है। इन 4 ग्रंथों के बेस के आधार पे, इन 4 ग्रंथों के आधार पे बहुत
अच्छे से वर्णन संस्कृत में किया गया है। आजकल संस्कृत का कंटेक्स्ट जितना समझना मुश्किल है, उसकी वजह से हमें हमें अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है। संस्कृत की पढ़ाई लिखाई भी उतनी ही दर्जेदार होना आवश्यक है कि जिससे हम बराबर वो सूत्र क्या लिखा है और उससे हमें क्या ज्ञान ग्रहण करना है या उससे हमें क्या बोध लेना है, ये पता चल सकता है। तो स्वस्थ वृत्त के अंडर में जब दिनचर्या का पालन है, योग के साथ में दिनचर्या का पालन भी जरूरी है। हमारा दंत धावन विधि के बाद में हुआ था गंडूश विधि। गंडूश विधि के बाद में न्याहारी नहीं बताई है, वहां पे एक अन्न एक समय पे ही बताई गई है। अब उसके साथ में योग और आयुर्वेद का एक साथ में कॉन्टेक्स्ट है कि योग पंचभौतिक शरीर से हमारा तत्व बना है। योग में पंचभौतिक शरीर से हमारा तत्व शरीर बना है और आयुर्वेद के अनुसार में त्रिदोष से अपना शरीर बना है। ये दोषों को दोष नहीं कह देना चाहिए, दोज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी। ओके, वो दोष है, नाम दोष है, लेकिन वो अगर शरीर में इम्बैलेंस कराते हैं तो वो दोष कहलाते हैं। अब पंचभौतिक सिद्धांत और त्रिदोष के कॉम्बिनेशन से अगर हम देखेंगे तो आकाश और वायु तत्व वात से जुड़ा है, ठीक है। फिर बाद में जल और अग्नि तत्व से पित्त से जुड़ा है। अग्नि इस फॉर्म मतलब जाठराग्नि के फॉर्म में है तो वो जल और अग्नि से मिल के चलता है। नहीं तो अग्नि अपने शरीर का जो तापमान है वो खुद केवल अग्नि से जुड़ता है, ठीक है। और जल और पृथ्वी देखेंगे तो वो कफ तत्व से जुड़ा है। तो ये पांच भौतिक सिद्धांत अपने शरीर में त्रिदोष में पाए गए हैं। तो वायु आकाश का कॉम्बिनेशन वात में, जल अग्नि का कॉम्बिनेशन पित्त में, और जल का कॉम्बिनेशन पृथ्वी और जल का कॉम्बिनेशन कफ में। तो ये शरीर का जो संगठन है ये आवश्यक संगठन माना जाता है। ये आवश्यक संगठन का इम्बैलेंस कब होगा? इसमें कफ और पित्त, दीज आर न्यूट्रल एलिमेंट्स। इसको अगर खराब करना है तो वो केवल वात खराब करता है। तो पहले वात खुद को दूषित करता है, फिर वात कफ और पित्त को दूषित करता है। तो ये दूषित नहीं हो, ये दोष नहीं हो, इसलिए योग शास्त्र में इतना ही कहा गया है कि जो योगी साधक होता है वो आसन धारणा ध्यान से जुड़ा होता है, प्राणायाम से जुड़ा होता है, तो उसे अधिक खाना नहीं खाना है। और जो भी खाना खाना है वो उसे पाच्य खाना खाना है, सुपाच्य खाना खाना है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपाच्य। तब सुपाच्य कब होगा? जब वो मधुर और लुब्रिकेटेड फूड होगा। मधुर रस मतलब कौन सा? एक अन्न होगा, उसमें घी होगा और उसमें अच्छे मात्रा में गुड़ होगा। तो ये मधुर वाला कौन सा अन्न होता है और कितना अन्न होता है? जब योगी लोग जब भिक्षा मांगते थे तो वो केवल हाथ में भिक्षा मांगते थे। तो हाथ में कितना आता है? उंजड़ कहते हैं इसे मराठी में। जितने हाथ में आता है उतना ही अन्न, उतना ही अपने जठर का भाग है, उतना ही वो पचन कर सकता है। इससे कम मतलब निराहार नहीं रहे, इससे ज्यादा मतलब अति आहार नहीं रहे। ये कॉन्सेप्ट योग भाषा में कहा है, मधुर रस का सेवन करना है और उसमें भरपूर मात्रा में घी हो। घी क्यों हो? क्योंकि शरीर आसन और प्राणायाम से जुड़ा है। तो प्राणायाम अच्छा हो तो उसमें फायर घी का प्रमाण अगर बराबर से होगा तो शरीर मेटाबॉलिक रूप से शरीर अपने शरीर को अच्छी तरह से पचा पाएगा। दूसरे ही भाग में आयुर्वेद शास्त्र में अपना शरीर जैसे त्रिदोषों से बना हुआ है। जैसा मैंने अभी कहा कि आयुर्वेद अर्थ के अनुसार दोष, धातु, मल और क्रिया, ये चार के बेस पे आयुर्वेद शास्त्र हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। तो दोष अगर बैलेंस रहते हैं और धातु, अपने शरीर के कौन से धातु है? सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सात धातु अगर अच्छी तरह से इनका हर एक का पोषण होगा, अगर हर एक का अग्नि अच्छा है तो हर एक का पोषण होने के बाद में हर एक का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो हर एक धातु, हर एक दोष अपने अपने रीति सीमित रहेगा, अपने अपने व्याप्त जगहों तक सीमित रहेगा, वो अपना स्थान छोड़ के नहीं जाएगा। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि जो अपना स्थान छोड़ के दूसरे भाग में जाते हैं
तो वो खुद को भी दूषित करते हैं और दूसरे को भी दूषित करते हैं। मतलब इस प्रकार से देखेंगे, अगर हम अपनी जगह छोड़ के जाएंगे तो वो रिजर्व्ड है अपनी जगह, लेकिन हम दूसरी जगह पे जाके बैठते हैं तो उसकी भी जगह हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो वैसे नहीं हो, तो जो रिजर्व अपनी ओन स्पेस है, तो देखो ना ये शब्द आ गया ओन स्पेस, कि जो योग शास्त्र में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना शरीर पंचतत्व से बना है। पंचतत्व से जब शरीर बनता है तब उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है, जब एक है पृथ्वी तत्व अगर है, तो इसके साथ में बाकी चार निम्न रूप में होते ही है। जल तत्व है, अपने शरीर में पानी है, लेकिन पानी में जो न्यूट्रिएंट्स है उनमें सारे बाकी के चार तत्व आ गए। अगर अग्नि है तो अग्नि के साथ में कुछ भाग में जल आता है, कुछ भाग में वायु आता है, क्योंकि वो अग्नि को इधर उधर जाने के लिए वायु की जरूरत होती है, वो अग्नि को इधर उधर जाने के लिए स्पेस की जरूरत होती है। तो ये सारा इसे किसे कहते हैं, पंचीकरण का सिद्धांत। तो ये पंचीकरण का सिद्धांत योग में भी आता है, आयुर्वेद में भी आता है। योग में पंचीकरण का सिद्धांत सूत्रों के अनुसार बताया नहीं है, लेकिन जब योग शास्त्र अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की बात करते हैं, तब ये पंचीकरण का सिद्धांत उसमें आता ही है। ये कैसा आता है ये अलग विषय है, क्योंकि बहुत ज्यादा उस अन्नमय कोश अगर फॉर एग्जाम्पल देखने जाएंगे, तो अन्नमय कोश हमारे शरीर है, तो हमारे शरीर में पंच भौतिक सिद्धांत है। मनोमय कोश है तो उसमें भी जो सूक्ष्म रीति से पंच तत्व है, विज्ञानमय कोश में भी सूक्ष्म रीति से पंच तत्व है। तो हर एक कोश में पंचभौतिक सिद्धांत का अपने अपने प्रायोरिटी वाइज, अपने अपने प्रोमिनेंसी वाइज, दो शब्द इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी वाइज और प्रोमिनेंसी वाइज, इन सब का कॉन्स्टिट्यूएंसी तय है। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बिगड़ जाता है तो आयुर्वेद में भी इम्बैलेंस होता है। और योग शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र, ये दोनों शास्त्र जो है ये जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। दोज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। लेकिन अगर इसमें इम्बैलेंस होता है तो थेरापेटिक वे में इसको कैसे काम करवाना है, ये योग शास्त्र में और आयुर्वेद शास्त्र में आता है। कि जो हम अभी जो फेस कर रहे हैं कि थेरेपी में हमने ये दवाई ली, कुछ किसी को लागू हुई है, किसी को लागू नहीं हुई है, बट बेसिकली आयुर्वेद शास्त्र और योग शास्त्र ये अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ा हुआ है। जल्दी सोए जल्दी उठे, ये बायोलॉजिकल क्लॉक योग से जुड़ा है। अगेन योग से ये कि नेचुरल वे में उसका पाचन, शरीर का पाचन, शरीर का निष्कासन, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन ये अच्छी तरह से हो। लेट नाइट सोएंगे तो ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आहार विहार के लेक्चर में और सभी जगह पे अभी तो यूट्यूब बहुत अच्छा एक माध्यम बन गया है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करें। कि 9 से 12 का समय है कि लीवर डिटॉक्सिफाई होता है, और सबसे बढ़िया लीवर डिटॉक्सिफाई अगर होता है तो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम बैलेंस रहती है। लिवर डिटॉक्सिफाई होता है तो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटॉक्सिफाई होती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए समय चाहिए। लीवर पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने से पहले 9 से 12 का समय है कि वो खुद को डिटॉक्सिफाई करता है। उस समय में कोई भी अन्न का सेवन नहीं हो, वात विधि जैसा इधर उधर देखने का नहीं हो, शरीर मन बुद्धि स्थिर रहे, उसमें पढ़ना कहा गया है, एक जगह पे बैठना कहा गया है, उसमें कम से कम विहार कहा गया है, एक जगह पे बैठे नामस्मरण करें, ये सारी चीजें बताई गई है। लेकिन 9 से 12 बजे हमारा आजकल का समय ऐसा है कि 9 से 12 बजे तक ही हम ज्यादा से ज्यादा खाना, ज्यादा से ज्यादा खराब फास्ट फूड, ज्यादा से ज्यादा जंक फूड, ज्यादा से ज्यादा विहार, अति सेवन और अनिद्रा, ये सारा बहुत विशियस सर्कल में विशियसली हम हमारा जो एकदम बायोलॉजिकल क्लॉक के विरुद्ध आहार भी है, विहार भी है, विचार भी है और आचार भी है। तो ये सारा चेंज उसमें आता है, तो इसके वजह से हमारा शरीर और टॉक्सिक 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 बनता जाता है। सेम अगर ठीक है आज रात में देर से सोए हैं तो जल्दी उठ के सारे काम अगर जल्दी शुरुआत में करते हैं, क्योंकि और एक चक्र निसर्ग नियम, वाई बायोलॉजिकल क्लॉक इज नीडेड, क्योंकि हमारा जो क्लॉक बनता है वो अपने शरीर के त्रिदोष के आधार पे बनता है। शरीर के त्रिदोष के आधार पे सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक, मॉर्निंग 6 AM टू 10 AM, ये कफ काल माना जाता है। तो किसी को देखो कि ब्रेकफास्ट जरूरी है, लेकिन अभी के दृष्टि से देखेंगे
तो ब्रेकफास्ट ज्यादा करो, लंच थोड़ा सा करो और डिनर एकदम थोड़ा सा करो, ये बात कही गई है। लेकिन इस पे ज्यादा निर्भर होना चाहिए कि दो खानों में कितना अंतर है। टू मील्स में कम से कम 4 घंटे का डिफरेंस होना अपेक्षित है, फिर वो पाचन विधि पूरी तरह से हो पाएगा। तभी भी देखा जाए कि जो कफ वाले होते हैं उनका पाचन थोड़ा धीमा होता है, पित्त वाले होते हैं उनका पाचन थोड़ा थोड़ा तेज होता है, और वात वाले देखेंगे तो वो बाकी के फैक्टर्स की दृष्टि से, कौन सी बाकी के फैक्टर्स की दृष्टि है कि उनका आहार विहार बाकी का विचार कैसा है, क्योंकि वो वात होने के कारण बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। और आज अगर 4 घंटे में अन्न पचा है तो कल नहीं पचेगा, मतलब उसकी कोई शाश्वती नहीं है। तो इसके लिए कहा गया है कि आप कोई अच्छा डॉक्टर देखें और उनके गाइडेंस में आप आपका कंसल्टेशन करें। तो इनमें जनरलाइज्ड फॉर्म ऐसा है कि बेसिक देखना चाहिए, एक तो 4 घंटे का डिफरेंस हो, और 6 बजे से 10 बजे का जो समय है वो कफ काल होता है, उसमें पाचन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए न्याहारी ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक करने के लिए इतना ही खाना है। 10 से 2 के बीच में लंच का समय है, और वो भी 12 बजे, मतलब 10 और 2 का एग्जैक्ट मिड पॉइंट कहा गया है। 12 बजे बिल्कुल सिर ऊपर होता है, तो इसमें अपने शरीर का अग्नि भी बहुत ज्यादा प्रदीप्त होता है। तो हम जो भी खाना उस समय खाएंगे, फिर वो भला पचने में थोड़ा सा हैवी हो तो भी उसको हम पचा सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा खाना जो है वो फुल मील डाइट, वो भी फुल मील मतलब फिर से ध्यान में देना है कि आयुर्वेद शास्त्र और योग शास्त्र कहता है कि 4 भाग अगर करते हैं तो हाफ भाग सॉलिड फूड होना चाहिए, 1/4 भाग है वो लिक्विड फूड होना चाहिए, और 1/4 है वो स्पेस खाली रहना चाहिए। वैसे फुल डाइट कहते हैं। उसमें भी लिक्विड की मात्रा मतलब दाल, अभी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दाल इतनी गाढ़ी होती है कि वो सब्जी जैसे ही लगती है। फिर वो दाल की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पतली पतली, मतलब एकदम भी पतली नहीं, तो वो जो हेयर लाइन हमें मेंटेन करना है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पतली दाल हो तो वो पाचन के लिए अच्छी है। इसके लिए देखना है कि हमारा अन्न का पाचन भी कैसा है। नेचुरोपैथी में एक रूल है कि खाना कच्चा खाए, लेकिन उसके साथ में मैं सबको बताना चाहूंगी कि पहले जैसा जब नेचुरोपैथी निकला था, तब की अग्नि की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत अच्छी इंटेंसिटी थी। और अभी के दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य योगाचार्यों को जो अगर पूछेंगे कि अग्नि किसका अच्छा होता है, तो अग्नि मांद्य सबका होता ही है। अग्नि मांद्य मतलब क्या? अग्नि सबका वीक होता ही है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली कच्चा सैलेड कच्चा नहीं खाओ, थोड़ा सा स्टीम खाओ, उसमें हल्के से घी, भूनना नहीं है लेकिन घी के साथ में, क्योंकि आजकल घी हमारे शरीर के लिए, उसके साथ ही साथ में फैट फैट सोल्यूबल विटामिन का पाचन कब होगा? जब अच्छे से घी हम लेते हैं तभी हो पाएगा। नहीं तो हम घी कुछ भी नहीं लेंगे और कच्चे कच्चे सैलेड खाते जाएंगे, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो भले हम न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड का एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए थोड़ा थोड़ा घी फैट लेना पड़ेगा, तो ही वो सॉल्युबल, तो ही वो घुल पाएगा और अपने शरीर में एब्सॉर्ब हो पाएगा। कितने लोगों का कहना है, याद करो, कि मैंने तो आयरन वाला बहुत खाना खाया है, मतलब मैं खजूर खाती हूँ, मैं रागी खाती हूँ, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? वो अपने शरीर के रीति से सात्म्य नहीं होता है। शरीर के रीति से अगर सात्म्य हो, एब्सॉर्प्शन हो, तो उसका प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। मॉडर्न मेडिसिन की दृष्टि से देखेंगे तो डाइजेशन के बाद में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं, एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अपने शरीर का की तरह से एब्सॉर्ब करना और उसको एसिमिलेट करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। उसी को आयुर्वेद शास्त्र में अगर कहा गया है, उसको कंपैरेटिव स्टडी से लिया गया, तो आयुर्वेद के सप्त धातु के 7 अग्नि खुद के होते हैं। टोटल हमारे शरीर में 13 अग्नि है। कोई कोई बुक्स में बताया गया है, मैं आई एम नॉट श्योर, पढ़ने में आया है कि और ज्यादा अग्नि होते हैं। वो किसके हैं ये मुझे अच्छी तरह से नोट नहीं मिला है, लेकिन जितना प्रोमिनेंटली आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है वो मैं पक्का बताती हूँ कि 13 प्रकार के अग्नि होते हैं। 13 प्रकार के अग्नि कौन से? पंचधात्वाग्नि, एक जाठर अग्नि,
और पंच महाभूताग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत के खुद के अग्नि होते हैं उनका शरीर में पाचन करने के लिए। एक जठर अग्नि, हमें सबको पता है कि जठर का अग्नि हमारे शरीर का पाचन करता है उसके लिए। और आज जो हमने खाना खाया है वो रस का रूपांतरण रक्त में, रक्त का रूपांतरण मांस में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे सप्त धातु जो है इनका खुद का एक अग्नि होता है। रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि। ऑरेंजेस खाने से कैल्शियम बॉडी में होल्ड रहेगा, हाँ, लेकिन कैल्शियम जिनका कितना होल्ड रहता है, ये ये विषय पूरा होने दो, वो विषय मैं आगे बताती हूँ। तो पाचन अच्छे से होगा तो साथ में मॉडर्न मेडिसिन ने ये कहा है, मैं सभी मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि किसका आधार कब लेना है ये हमें पता हो। जूसेस जब हम पीते हैं तो जूसेस की सारकता में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जूसेस जितना इंटेस्टाइन्स में इनका पाचन होता है तो इंटेस्टाइन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इनको साफ करने के लिए अगर जल तत्व अपने अपने जगह से स्प्रेड होता है, उससे बेहतर है कि हम अक्खा पूरा फ्रूट खाएंगे। तो फ्रूट में काफी अच्छे फाइबर्स की मात्रा होती है। जूस बराबर है कि जो व्याधिग्रस्त है उनको, जिनको पचने की क्षमता ही नहीं है, उनको थोड़े थोड़े प्रमाण में जूस कहा गया है। लेकिन जिनको पचता है, और भले ये भी रिसर्च में पाया गया है कि फाइब्रस फ्रूट्स जितने हम लेते हैं उतना पचन सारक होता है, उतना कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। क्योंकि जितना जूस लेंगे उतना कॉन्स्टिपेशन की संभावना ज्यादा होती है। तो मेडिकल साइंस का आधार लेना है, मेडिकल साइंस का उपयोग करना है कि ये बहुत अच्छे से रिसर्चर्स बताता है, उसके लिए मेडिकल साइंस का और मॉडर्न मेडिसिन का आधार जरूर ले। और नेचुरोपैथी में सारे आहार बोले हैं, लेकिन सारे रस का आहार उतना अग्नि प्रदीप्त होगा तो वो काम करता है। मेरे अभी 22 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग रोज कितने कितने सारे जूसेस बना के पीते हैं लेकिन उनका अग्नि ही प्रदीप्त नहीं है, तो उल्टा वो आम बन जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड बन जाता है। सबसे पहले उच्चतम ऑप्टिमम आसन प्राणायाम का अभ्यास। फिर मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि आसन अभ्यास करना है क्योंकि मैं योग से जुड़ी हूँ। आज आप चले, कल आप बॉडी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा फास्ट वर्कआउट करें, परसों के एक दिन योग करें। तो ये मल्टीपल व्यायाम के प्रकार, अपने शरीर के हलचल के प्रकार, अलग अलग से प्रकार के हमें हर एक की आदत हो। फिर भी ऐसा होगा ना कि उसमें हर एक में अनुशासन होना चाहिए, और किस दृष्टि से करना है ये साधक को पता होना चाहिए। आजकल ऐसा होता है ना, जिमिंग का देखते हैं, वेट लॉस का बोर्ड पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ हाँ 5 किलो मेरा एकदम से कम हो जाएगा। अरे अपने शरीर का संगठन कैसा है, मेरे शरीर की, मेरे मन की ताकत कितनी है, मुझे उतना पचाने का अग्नि पहले निर्माण करना है, फिर मुझे कार्डियो पे जाना है। मेरे मसल्स वीक है, मेरी बॉडी वीक है, और तभी मैं कार्डियो जाऊंगी, तब मैं दूसरे दिन काम भी नहीं कर पाऊंगी। ये हर एक को देखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अलग शास्त्र है योग। जो योग टीचर्स रहेंगे ना, वो बोलेंगे आप योग करो निरोग रहो, लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो केवल पवन मुक्तासन करके कॉन्स्टिपेशन नहीं निकलता है। ये मैं खुद से कहती हूँ, क्योंकि योग इज नॉट द बेसिक, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर, इट इज नॉट एट ऑल अ थेरापेटिक मेजर। थेरापेटिक मेजर कभी थोड़ा सा लेट आता है। सालों साल का कॉन्स्टिपेशन रहेगा और आप केवल एक्यूप्रेशर से निकाल पाओगे, ये पॉसिबल है, लेकिन 20% है। 70% काम क्या है, हमें कोलोन का डायरेक्ट क्लीनिंग करना है, मतलब हमें पाचन रीति से तब के तब लोकल बॉडी पार्ट पे काम करना है। तो कौन सी विधि कहाँ पे ज्यादा काम करेगी ये भी हमें देखना है। इसलिए योग और आयुर्वेद जो जीवन शैली है उसके आधार स्तंभ अपने पंचभौतिक सिद्धांत है। यम नियम के साथ में इस आसन के साइड में, योग के साइड में आता है आसन, तीसरा अभ्यास। आसन, आजकल 1 घंटे में बहुत सारे आसन हम करके शवासन में 10 मिनट लेटते हैं। उसमें भी अभी तो बहुत सारे अलग अलग से फॉर्म आ गए हैं, राजयोग, हास्य योग, लय योग, हठ योग, विन्यास योग। तो उसमें आसन के तरीके में अगेन फिर से एक बार पतंजल ऋषि ने आसन को कैसे डिफाइन किया है। आसन स्थिरम सुखम आसनम,
और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। मतलब उन्होंने इस बताते समय कोई भी आसन का नाम नहीं लिया है। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि आसन मतलब क्या। आसन मतलब आप जो फॉर्म में बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, कुछ भी हो, आप जिस फॉर्म में हो वो उसमें आपको स्थिर लगने लगे, वो उसमें आप सुखी लगने हो पाए, और उसमें प्रयत्न की शिथिलता हो, उसमें मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा टेंशन वाली नहीं हो। क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम की बात अगर करते हैं तो हमारे शरीर के शारीरिक रूप से ब्रेन, हार्ट और लंग्स, ये तीन अपने अपने स्थिति से आसन के समय अपने अपनी रेस्टफुल कंडीशन में इनका काम होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम त्रिकोणासन लेते हैं, सबको त्रिकोणासन पता होगा मेरे ख्याल से, कभी पोस्चर में देखा होगा या कभी कोई प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर पता ही नहीं है तो चैट बॉक्स में लिखना, तो मैं थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह से अलग प्रकार से इलेबोरेट कर पाऊं। तो फॉर एग्जाम्पल हम त्रिकोणासन लेते हैं कि त्रिकोणासन दोनों पैर पे बैलेंस करके अपने शरीर का ट्विस्टिंग पोज होता है। तो उस ट्विस्टिंग पोज में हर एक स्नायु अपने अपने रीति से टेंसलेस है क्या, वो हमें देखना है। ओके, नो आइडिया। तो त्रिकोणासन में शरीर रूप से आसन के लिए मैं आसन एक एक सेकंड में करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल त्रिकोणासन में दोनों पैरों में इक्वल डिस्टेंस है, राइट हाथ लेफ्ट पैर की तरफ है और दूसरा वाला हाथ ऊपर की तरफ है। अभी अगर देखेंगे तो 1 मिनट के लिए मेरे शरीर में मेरा पूरा पैर का ध्यान, पूरा जो मसल का टोन है वो यहाँ पे है। तो मसल का टोन जितना है उतना मेरा शरीर टेंशन में है। साथ ही साथ में दूसरा हाथ और पीठ की बाजू अगर हम देखेंगे तो मसल्स है वो पोजीशन को रखने के लिए टाइट हो गए हैं। आप मेरी बात समझे? तो मसल की अगर पोजीशनिंग टाइट हो, सॉरी, मसल की अगर पोजीशनिंग टाइट हो तो वो प्रयत्न शिथिल नहीं है, एफर्टलेस प्रैक्टिस। मतलब ऐसा हमेशा गुरुजी कहा करते थे कि जैसे आप शवासन में बिल्कुल रिलैक्स होते हो, उस वैसे हर एक आसन होना चाहिए, शवासन जैसा हर एक आसन होना चाहिए। तो याद करिए कि शवासन में हम जितना सहज रिलैक्स रहते हैं उतना हम हर एक आसन में रह सकते हैं, उतना हर एक आसन में हम रिलैक्सली एक प्रहर मतलब 4 घंटे रह सकते हैं। तो स्थिरम सुखम आसनम और उसके साथ में प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता कितनी? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, मतलब समापत्ति की स्टेट आए तब तक। समापत्ति की स्टेट समाधि की लास्ट अवस्था है। वैसा होता है क्या? नहीं। थोड़े समय के बाद में, नहीं नहीं मेरा पैर दर्द कर रहा है, नहीं मेरी पीठ ट्विस्ट नहीं हो रही है, उसमें भी शरीर बराबर से आकार में होना चाहिए, इन द प्रॉपर अलाइनमेंट। इन द प्रॉपर अलाइनमेंट अगेन शास्त्रों में नहीं लिखा है, क्योंकि शास्त्रों के आधार से वी आर अज्यूम्ड के प्रॉपर अलाइनमेंट होता ही है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे अपनी जीवन शैली के दृष्टि से, नो, अपने लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, ऐसा होने की वजह से हम अच्छी तरह से पैर सीधे रह भी नहीं सकते। त्रिकोणासन में कितने लोगों को देखेंगे तो हाथ पैर तक पहुंचते ही नहीं है। त्रिकोणासन में कितने लोगों को देखेंगे तो पैर घुटनों से मुड़ते ही है। कितने लोगों को पैर बराबर से ट्रायंगल वे में, त्रिकोण आसन, क्यों? पैर ट्रायंगल मोड में, पीठ बिल्कुल जमीन से पैरेलल, और एक हाथ जितना नीचे की तरफ है उतना ही दूसरा वाला हाथ ऊपर की तरफ। तो ऐसी पोजीशन आती है किसी की एग्जैक्ट? नहीं। तो प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है तो वो आसन नॉट क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड, ऐसा है। तो हर एक का शास्त्र देखे, पता करे, फिर उसके रिगार्डिंग उससे आगे की सलाह ले। इसलिए योग शास्त्र में थेरापेटिक वे में जब अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तब रोप और बेल्ट का माध्यम या फिर प्रॉप्स का माध्यम लेके शरीर को पहले प्रॉपर अलाइनमेंट में लाए कि उस दृष्टि से आसन की स्थिरता भी हो सके और प्रयत्न की शिथिलता भी हो सके। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल
आसन करने की तितिक्षा में ही इंजुरीज होती है। मैं योग टीचर हूँ, हमारे कई सारे योग टीचर्स का जो ग्रुप है उसमें स्पेशल इंजुरीज है कि जो मोस्ट टीचर्स में है। कल शीर्षासन करते करते मेरे सर्वाइकल में पेन आया, कल वृश्चिकासन करते समय मेरे शोल्डर में पेन आया, कल चक्रासन करते करते मेरे पीठ में कहीं पे लचक भर गई। क्यों? अगर आपका शरीर सुदृढ़ है, आरोग्यवान है, प्रॉपर स्वस्थ है, तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो आपको पहले थेरेपेटिक ओके मैं कहती हूँ। तो इस प्रकार से अगर हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए तो ये एक बात से हमें उस पे काम करना है। दूसरी बात, जो हम बायोलॉजिकल क्लॉक देख रहे थे 6 से 10, 10 से 2, अगेन 2 से शाम के 6 का जो काल है वो वात काल है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर भूख लगे, नहीं तो नहीं, अगर भूख लगे, और 6 के बाद में तो अन्न ग्रहण करना ही है, क्योंकि अगेन 6 और रात के 10 तक का फिर से पित्त काल है। तो पित्त काल में अगेन 10 बजे खाना खाओगे तो वो पचेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय होता है। हम देखना छोटे बच्चे को जब खाना खिलाते हैं तब उसे तुरंत नहीं खिलाते, थोड़ी भूख लगे ना उसको, मम्मी देखती है कि उसको थोड़ी भूख लगने दो, और वो रोए तब तक वो वेट नहीं करती है। उसकी मात्रा देखती है कि जब उसको बराबर से पिक पॉइंट पे भूख लगे तो वो अन्न पाचन की विधि भी बहुत इजीली पॉसिबल हो। तो ये भी अभी मम्मी लोगों को भी बताना पड़ेगा कि अच्छे से आहार मतलब अलग अलग जगह पे नहीं जाए। उस अभी मैंने बोला था कि लंघन 2-4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, उसमें भी अभी और एक चीज मैं बताती हूँ। बिफोर कुछ 10 साल पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत एक ये आया था। फिर बीच बीच में हर 2-2 घंटे के बाद में खुद कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ये विधि आई थी। अब की विधि वापस से ऐसी आ रही है कि लंघन चिकित्सा का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगी कि अपने शरीर की प्रकृति कैसी है उस पे लंघन का उपाय देखना है। साथ में लंघन, आज परसों ही महाशिवरात्रि हुई, तो मैंने देखा कि जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन बहुत खराब साबूदाना के जो पचने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसमें घी, उसमें बटाका के जो बिल्कुल भी हानिकारक है, पथ्यकर है, वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे सारी चीजें हम खाते हैं और फिर वो उपवास नहीं होता है, उसमें पाचन पे हम और ज्यादा स्ट्रेन लाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। जब उपवास है तो फलाहार लेना है, ये सबसे अच्छा सबसे इजी वे है। जूसेस का प्रमाण में सेकंड प्रायोरिटी मैं कहती हूँ, क्योंकि उसमें फाइबर्स कम होते हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है। आयुर्वेद के अनुसार वापस से हम कंपैरेटिव स्टडी से देखेंगे तो उसमें फ्राई करके खाते हैं, हाँ वो भी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। मतलब अग्नि का संस्करण पचने के लिए हो, लेकिन अग्नि का संस्करण अगर उसके साथ में तेल आता है तो वो अगेन टॉक्सिक वाला होता है और पाचन के लिए हेवी होता है। तो वो देखना है, पाचन हल्का हो ऐसा देखे। हम देखो अगर जब भी लापसी या सीरा ऐसे होते हैं तो वो अग्नि संस्कार जो होता है वो पाचन हल्का करने वाला होता है, इसलिए वो कम प्रमाण में इस प्रकार से देखेंगे कि जो पाचन हल्का होता है। स्प्राउटेड अगर हम कुछ दालें देखेंगे, मूंग है, चना है, तो वो जो स्प्राउट होते हैं, जो फणगा वेला होता है, वो पचने में हल्के होते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हम खाएंगे उससे न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन भी बहुत आसानी से होता है। तो क्या खाए क्या नहीं खाए ये भी एक अलग विचार, इस पे भी एक अलग सैलेड स्टीम करना है, करना है, सैलेड ही स्टीम ही करना है। अपना विषय पहले पूरा होने दो, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। आप ध्यान में रखना जब क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, क्योंकि अभी समय भी कम है और एक्सप्लेनेशन भी बाकी है। तो आयुर्वेद के विचार में जो स्वस्थ वृत्त का है उसमें हम केवल ब्रेकफास्ट तक आए हैं। तो खाना जब, और उसमें विहार ऐसा कहा गया है कि जो जरूरी है वही उतना ही विहार करें। तो आयुर्वेद शास्त्र जब लिखा था तब ज्यादा पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो वो पहले वाली कंडीशन और अब की कंडीशन, जैसा मैंने आहार विहार के समय में भी कहा था कि आजकल विहार बहुत ज्यादा है। विहार कैसा, फिजिकली और मेंटली भी। मेंटली विहार क्यों? हम मन से बहुत अलग अलग जगह पे दौड़ के आते हैं, उसका एक माध्यम अगेन इंटरनेट है, मोबाइल है, क्योंकि हम इतना सा देखेंगे लेकिन हमारा मन बहुत ज्यादा भटकता है। तो मन जितना स्थिर रहे और शरीर जितना विहार करे उतना शरीर अग्नि अच्छा रहेगा।
हमारा शरीर स्थिर होता है और हमारा मन घूमता रहता है, तो वो वात कारक होता है। चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत्। जितना मन स्थिर रहेगा और जितना शरीर क्रियाशील रहेगा, उतना हमारा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये मेरा और एक कहना है, क्योंकि आजकल ऐसा है, हम क्या करें, बैठे बैठे सब लोग तो काम करते हैं, फिर मोबाइल साथ में है, मोबाइल का एक यूट्यूब देखा, बहुत सारे अक्लेश कारक है। इसलिए योग मार्ग में अगेन मैं दोनों जगह पे जंप कर रही हूँ, एक बार आयुर्वेद में, एक बार योग में, लेकिन ये दोनों लागू पड़ते हैं। जब हम मोबाइल पे कुछ देखते हैं, तब हम आंखों से देखा है वो आंखों से पूरक हो। जब शब्द प्राणायाम, पूरक शब्द का उपयोग है प्राणायाम करते समय, जो इनहेलेशन की प्रोसेस है वो पूरक है, और जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस है वो रेचक है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो हम देख रहे हैं वो मेरे शरीर के लिए पूरक है क्या नहीं। अगर नहीं है तो उसे नहीं देखना है, निरोध करे। योग का दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध। क्योंकि हम जब देखेंगे तब हमारी वृत्ति में क्लेश आएंगे, हमारी वृत्ति बदल जाएगी, हमारे मन में कई विचार आएंगे, हमारा चित्त विचलित होगा। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, निरोध करना है, मतलब पहले ध्यान करते समय हम जब आंख बंद करते हैं तब बहुत ज्यादा विचार आते हैं। आने दो, आने दो, आने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। ये जब हम ब्रेन को ट्रेन करेंगे, तब अपने आप निरोध की स्थिति आएगी। फिर आया तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गया तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए पूरक और रेचक केवल श्वसन की क्रिया को ना पकड़े। जो हम देखते हैं वो भी शरीर के लिए आंखों का आहार है, चक्षुरिंद्रिय का आहार है, कर्णेंद्रिय का आहार सुनना है। कुछ भी खराब चीजें सुनेंगे, चिल्लम चिल्ली सुनेंगे, तो हमारा मन विचलित होता है। अगेन चित्त वृत्ति में क्लेश उत्पन्न होते हैं, फिर हमारा मन द्वंद्व अवस्था में चला जाता है। स्थिरता को लाने के लिए अगेन आसन, ध्यान करो, प्राणायाम करो। क्यों? अपने मन को भटकने ना दो, ये उद्देश्य है। फिर वो प्रिवेंटिव मेजर भी है, फिर वो थेरेपेटिक मेजर भी है। तो दोनों तरीके से हमें देखना है कि हमें प्रिवेंटिव मेजर पे काम करना है कि थेरेपेटिक मेजर पे काम करना है। अभी 100% मैं ऐसा कहूंगी कि पहले हमें कुछ समय थेरेपेटिक मेजर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यम नियम ही इतने फ्लक्चुएटेड है, हमारा आहार विहार आचार विचार ही इतना फ्लक्चुएटेड है कि उसे नॉर्मल सी में लाने के लिए ही हमें कई साल लगेंगे, कई साल लगेंगे। क्योंकि इतने सारे सरकमस्टांसेस को चेंज करना, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और हम सांसारिक है, हम केवल एक ही संसार को छोड़ के रहने वाले सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है, योग के साथ में संसार से जुड़े हैं। तो सारे जो भी फ्लक्चुएशंस है, सारे हमारे साथ में चिपके हुए हैं, वो हमारे साथ ही साथ आएंगे। और उनके जैसा ही हमें अपने शरीर को, मन को ट्रेन करना है अपनी साधना के लिए। इसलिए योग पतंजलि ऋषि जी ने ऐसा कहा है कि समाधि भाव में अगर आपको ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो कौन सी साधना करें। इसके लिए समाधि पाद के बाद में साधन पद कहा गया है। समाधि मतलब नेचुरल सरकमस्टांसेस को अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो, उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो साधन पाद क्या करे, क्या साधन का उपयोग करे। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तप करे, स्वाध्याय करे और ईश्वर प्रणिधान करे। तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तो धीरे धीरे शरीर को, मन को ट्रेन कर पाएंगे, फिर आप समाधि अवस्था की तरफ जा पाएंगे। तो इस इसके अनुसार हर एक विषय का वर्णन योग की दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से लिया हुआ है कि जो नेचुरल सरकमस्टांसेस, नेचुरल बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, नेचुरल लाइफस्टाइल कैसा है, ये बताने के लिए योग भी एक जीवन शैली है और आयुर्वेद भी एक जीवन शैली मानी गई है। परफेक्ट जीवन शैली आहार के साथ बताना आत्मा। ओके। दिनचर्या में जो बाकी का है वो उसे मैं पहले पूरा करती हूँ, फिर ये इस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। दोपहर को सोना कितना है? कई लोग दोपहर को सोते भी नहीं है, कई लोग दोपहर को 2-2 घंटा सोते हैं। इसका भी मैंने आहार विहार में उल्लेख किया था कि वाम कुक्षी है कि केवल ये 10 से 15 मिनट की ही हो, उससे ज्यादा नहीं हो। हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिले, हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिले, तो मैं रेगुलर योग क्लास में ये बार बार बताती हूँ कि 2 घंटे के बाद में 5 मिनट कहीं भी पे भी आप बैठो,
मन स्थिर करो, श्वसन पे ध्यान दो, आंखें बंद करो इंटेलेक्चुअली, क्योंकि योग एक बौद्धिक क्रिया है कि बैठ के 2 मिनट में कॉन्शियसली हेतु से विथ द ऑब्जेक्टिव मेरे आंखों को शांत करे, पूरक करे, मेरे कानों को शांत करे, मेरे मस्तिष्क को शांत करे, मेरे हार्ट को शांत करे, मेरे लंग्स को शांत करे। क्योंकि मेरा पूरे शरीर का क्रियाशीलता मेरे हार्ट पे, मेरे लंग्स पे, मेरे ब्रेन से काम करती है। और इनके विषय का माध्यम हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है। जो पंच ज्ञानेंद्रियों को अगर मैं संवर्धित करती हूँ, 5 मिनट में कॉन्शियसली रिस्ट्रेन करती हूँ मतलब सभी बाहर के क्रिया व्यापारों से थोड़े समय के लिए अलग करती हूँ, अलूफ करती हूँ, तो मैं वापस से अपने पूरे शरीर को रीजुवेनेट या रीअलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये हर 2 घंटे में 5 मिनट करना है। जैसे अभी कॉर्पोरेट फील्ड में अगर हम देखते हैं, तो कॉर्पोरेट फील्ड में अभी ये नया रूल है कि उनकी सबकी को एम्प्लॉयज की क्वालिटी अगर हमें चाहिए, तो हर 2 घंटे के बाद में 10 मिनट का ब्रेक है। वो हर 2 घंटे के बाद के 10 मिनट के ब्रेक में आपको मोबाइल नहीं देखना है और आपको आपके कुर्सी से उठना है और कहीं दूर जाना है। ये उनका रूल है। अगर अच्छी कंपनीज देखोगे, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज देखोगे कि जिनके पैकेजेस करोड़ों में है, लाखों में है, उनको देखो तो वो उन्होंने क्वालिटी पर्पस के वजह से हर 2 घंटे के बाद में 10 मिनट का ब्रेक रखा है। और उसमें उन्होंने मेरे पास जब भी लिस्ट आएगी तो मैं आनंद अंकल के साथ में शेयर करती हूँ। ये लिस्ट मेरे पास में आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा गया है उसमें चाय और कॉफी नहीं दी जाती है, उसमें अलग अलग फ्रूट्स दिए जाते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसके हिसाब से हमारा टारगेटिंग कि अपने जो शरीर की क्वालिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हम दे पाए। हर 2 घंटे के बाद में 10 मिनट के ब्रेक में फुल स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस उनको सिखाई गई है। और वो अगर बीमार होते हैं, उनकी सिक लीव्स काउंट होती है और उन पे उनके इंसेंटिव्स डिपेंड है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे शरीर को प्रोडक्टिव रीति से लाना है तो हमें ये चीजें पता है। दूसरा भाग ऐसा है कि हमें आयुर्वेद शास्त्र और योग शास्त्र में हमारे घर के घरेलू नुस्खे इतने सारे होते हैं कि जिसके गुण हमें पता भी नहीं होते हैं। हर एक हमारे किचन में जो भी सामान लेते हैं, तो हमारे किचन में एक बार फ्रिज खोल के देखिए। सारी माता बहनों को मुझे ये रिक्वेस्ट है कि अपना फ्रिज खोल के देखे और उसमें पैकेज्ड फूड कितना है देखे। और हम स्टोरेज, फ्रिज इज नॉट एट ऑल अ स्टोरेज। तो फ्रिज स्टोरेज तरीके से कैसे नहीं है, वो एक बार अपने अपने फ्रिज को खोल के देखे कि कितना सॉसेजेस है, कितना पनीर है, कितना पैकेट फूड आइटम्स है, कितना रिस्टोर्ड आइटम्स है कि जो नहीं करना चाहिए। तो फिर भी हमें समझ में आएगा कि जितना वो खराब है, जितना स्टोर्ड है, जितना पैकेज्ड है, उतना वो माल नरिश्ड है। उसमें से न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम है। भले अन्न के क्वांटिटी में हम इतना ले रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज वो छोटा ही होगा। तो वो हमें नहीं करना है। शाम तक आते हैं। योग में बहुत सारे धर्मों के शास्त्रों में ये भी है कि सूर्यास्त से पहले खाना खाना है। जैन धर्म का तो बहुत पेटेंट है कि नहीं, पहले ही खाना खाओ, कि उसके बाद में लाइट नहीं होने की वजह से उसमें कुछ कीड़े वगैरह गिरेंगे तो दिखेगा नहीं। ये सारी चीजें पहले के जमाने में थी, अब नहीं है। लेकिन सबसे मेन है कि सूर्यास्त के बाद में अपना पाचन स्लो हो जाता है, तो उसके पहले खाना खा ले। तो इसके वजह से जो भी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे मेंटेन रखना है, तो ही वो हम शरीर का संवर्धन, रिजुविनेशन कर पाएंगे। और केवल आयुर्वेद और योग ही ऐसा है कि अगर वो रिजुविनेटेड नहीं है, अगर कोई किस में अभी रोग के अधीन गया है, प्रतिबंधित उपाय से ज्यादा भी हमें रोग प्रतिकारक और चिकित्सा रूप से अगर करना है, तो भी आयुर्वेद शास्त्र में पंचकर्म चिकित्सा कही गई है और योग शास्त्र में षटकर्म चिकित्सा कही गई है। योग शास्त्र में षटकर्म चिकित्सा में नैति, धोती, कपालभाति और बस्ती, ये सारे विषय आते हैं। ये अलग अलग से विषय है। फिर इसका समय अलग रहेगा कि इसको कैसे करना है। ये अगर कोई तज्ञ के सामने, एक प्रैक्टिशनर के सामने करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन जो बेस आयुर्वेद का स्वस्थ वृत्त के अंदर लिया गया है, उसमें अच्छा घी नाक में रोज 2 टीपा डाले तो हमारा शरीर संवर्धनशील रहेगा। हमें साइनस की तकलीफ नहीं होगी। हमारे हेयर, हमारा टेंशन, हमारा स्ट्रेस बहुत ही कम होगा। और उससे थोड़ा हल्का गुनगुना गरम, मतलब डायरेक्ट गरम नहीं, गरम पानी के तपेले में पानी लेके, जब पानी गरम हो जाएगा उसमें वो घी की तपेली रख के या घी का ड्रॉपर जैसा कुछ रख के
करे तो वो डायरेक्ट घी गर्म नहीं करना है। तो ऐसे कुछ शास्त्र है। हमें शरीर में अगर गर्मी है तो कोकोनट ऑयल से हल्का सा मसाज कहा गया है। अगर ठंडी है और वातावरण के हिस्से कि अगर सूरत का वातावरण देखने जाते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्ट वाला होता है तो कोकोनट ऑयल चल जाएगा। तो ऐसी सारी अलग अलग सी गतिविधियां है कि वातावरण के अनुसार, हमारा जन्म स्थान कहाँ पे है, कहाँ है उसके अनुसार, हमारा ऋतु कौन सा है उसके अनुसार, अभी का वातावरण कैसा है उसके अनुसार भी हमें कौन सा क्या उपयोग करना चाहिए, मालिश कैसे करनी चाहिए, स्नेहन कैसे करना चाहिए, स्वेदन कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें अलग अलग तरह के अलग अलग डॉक्टर्स को अलग अलग प्रकृति के अनुसार, पेशेंट के अनुसार, साधक के अनुसार करनी चाहिए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अभी अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक एक बात को क्लियर करते हुए योग और आयुर्वेद में कितनी समानता है इस बात को हमने जाना। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज प्रश्न आप पूछ सकते हो। हैंड राइज करें तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। वैशाली जी ने हैंड राइज किया है, वैशाली जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था कि आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत सारा पेस्टिसाइड होता है, तो वो कैसा खाना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि खाना खाते समय बाद में पहले पानी का मात्रा क्या होना चाहिए? फिर भी पहले तो फ्रूट्स की बात जो आपने कही कि फ्रूट्स बाहर से लाते हैं तो नमक और थोड़ी सी हल्दी में के पानी में उसको 10-15 मिनट भिगो देना चाहिए। तो हल्दी भी आजकल पाउडर्ड हल्दी जो बाहर वाली है वो नहीं, ऑर्गेनिक हल्दी अगर हमें मिलती है तो उसमें थोड़ा कॉस्टली, कॉस्ट वाइज देखेंगे तो उसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं जाता है, लेकिन हल्दी डाल के और नमक डाल के, जो हमारा नॉर्मल नमक होता है, कोई भी रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, सी सॉल्ट ऐसा नहीं, जो हमारा नॉर्मल टाटा आयोडाइज नमक जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, कोई भी नमक ले लो, वो नमक में और थोड़े से हल्दी में वो फ्रूट्स को भिगो के रखे और उसे हल्के से हाथ से पोंछ दे। मतलब कोई भी हल्के से कॉटन के कपड़े के साथ में, उसको ज्यादा रगड़ना भी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ फ्रूट्स में उसके बाहर का जो सतह होता है वो भी काफी सारी न्यूट्रिएंट वाली होती है। ये पहली बात कि फ्रूट्स को अगर हम नमक और हल्दी में थोड़ा समय भिगो के रखते हैं तो वो डिसइंफेक्टेंट हो जाते हैं, वो पेस्टिसाइड्स निकल जाते हैं। ये प्रयोग हमने अपने कोरोना के समय में हर बार किया था, अगर याद रहेगा तो। कोरोना के समय में जो भी हम साग भाजी लेके आते थे वो पहले 10-15 मिनट तक हम नमक और हल्दी के पानी में भिगो के रखते थे, फिर उसके बाद में ही उसको अंदर लिया जाता था। इवन जी किचन में पहले वो सिंक के पास में रखते थे। तो ये डिसइंफेक्टेंट बहुत अच्छे से, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स के बगैर हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसकी हम ऑर्गेनिक रीति से भी जाएंगे तो भी हम उल्लू बन जाते हैं सही तरह में कि कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि मैं भूल गई, आप बताते हो फिर से दूसरा क्या था? दूसरा प्रश्न। जी अनम्यूट कीजिए वैशाली जी। दूसरा प्रश्न, खाने से पहले बाद में बीच हाँ, में पानी का कितना? पानी अभी जैसे मैंने बताया कि पूर्ण आहार अगर हमारे जठर का कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे तो उसमें 4 भाग हो, उसमें हाफ पार्ट सॉलिड हो, उसमें 1/4 पार्ट लिक्विड हो, और उसमें बिल्कुल भी 1/4 पार्ट स्पेस रहित हो। और अगर आपके खाने में केवल सूखा सब्जी रोटी है, फॉर इन कंडीशन फॉर एग्जाम्पल, तो आप पानी का प्रमाण ले सकते हैं, छाछ का प्रमाण ले सकते हैं। और अगर दाल वगैरह छाछ वाला खाना अगर है तो पानी का प्रमाण कम करें। तो उसमें बेसिक हमें देखना है कि हमारे पूरे खाने में जल कितना है, दाल कितनी है, कढ़ी कितनी है, छाछ कितनी है। अगर वो कम है तो उसके लिए हम पानी का उपयोग कर सकते हैं रिप्लेस करने के लिए। लेकिन अगर हम कढ़ी का प्रयोग खाने में होता है, कढ़ी लेते हैं, अगर दाल लेते हैं, अगर छाछ लेते हैं, तो पानी कम, बिल्कुल कम पिएंगे तो भी चलेगा। हमें इन ओवरऑल कंसिस्टेंसी देखनी है कि पूरे आहार में हमारा सॉलिड फूड कितना जाता है, लिक्विड फूड कितना जाता है, और खाली पेट कितना रहता है। तो उसके प्रमाण अच्छा में आप आपके खाने में देख सकते हैं कि मेरा जल कितना जा रहा है, लिक्विड कितना जा रहा है, उसके हिसाब से पानी पी सकते हैं। जी। राजीव जी भंसाली ने हैंड राइज किया हुआ है। राजीव जी अनम्यूट कीजिए अपने को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मल्टीग्रेन अन्य की जिक्र की थी, तो मल्टीग्रेन खाना अच्छा है कि सिंगल ग्रेन खाना? मल्टीग्रेन अभी निकला है, लेकिन हमारे अग्नि की जैसे मैंने बात की ना
तो ऐसे कर सकते हो ना कि आज के दिन हमने ये खाना खाया है, कल के दिन जवार खाएंगे, परसों के दिन, तो हमें फूड की वेरिएंसी भी मिलेगी। मल्टीग्रेन रोज खाएंगे तो सेम टेस्ट आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकली अभी जब जब रोज खाना बनाऊंगी और रोज मल्टीग्रेन का रोटी ही बनाऊंगी तो अब सेम खाने में वही लगेगा। उससे अच्छा है कि आज मैं रोटी बनाऊं, कल मैं फल का बनाऊं, परसों के दिन जवार की रोटी बनाऊं, परसों के दिन बाजरे की रोटी बनाऊंगी, तो वो वेरिएंट से आएगी। और अपने शरीर में एक समय पे एक ही एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। अगर पूरी तरह से देखेंगे तो वो एक एंजाइम का सिक्रीशन अगर प्रॉपर हो तो हमें पता चलता है। फिर ये ना रेगुलर प्रैक्टिस आ जाएगी। फिर आज 11 बजे खाना खाया, कल 2 बजे खाना खाया, तो शरीर को भी आदत नहीं होती है कब खाना मिलेगा, ये पता नहीं होता है। तो हमें जैसे रेगुलरली पता हो तो वो एक शेड्यूल फॉर्म, बहुत सारे लेडीज का शेड्यूल फॉर्म होता है कि सोमवार को यही सब्जी बनेगी, मंगलवार को कटोली बनेगा, बुधवार को यही बनेगा, रसा वाला साग ही बनेगा। तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन में एज पर लेडीज हम ये ऐसा रीशेड्यूल कर सकते हैं कि हर एक आटा, हर एक ग्रेन, हर एक फॉर्म अलग अलग से आए। मल्टीग्रेन तो रोज फिर मिक्स करने के इसमें बनता ही है, और मार्केट वाला डायरेक्टली मल्टीग्रेन ना ले, घर पे अलग अलग से लाके मिक्स करे। तो हमें अगर किसी को कुछ समझो कि किसी को जवार कम चाहिए तो कम ले सकते हैं, किसी के प्रकृति के अनुसार बाजरा अभी ये समय में बहुत सूखा करता है तो बाजरा नहीं लेना चाहिए। बाजरा ठंडी में अच्छा होता है, गर्मी में बाजरा थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड करता है। तो उसके गुण देख के थोड़ा सा कर सकते हैं। तो जो भी लेडी खाना बना रही है तो मल्टीग्रेन अगर ऑलरेडी मिक्स करके रखेंगे तो वो हमें खाना बनाते समय थोड़ी सी डिफिकल्टी होने के चांसेस है, तो ऐसा नहीं करें। अलग अलग रोज एक एक, वो ज्यादा बेहतर है। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही? पर मैं ऐसे बोल रहा था कि जैसे ये मल्टीग्रेन आटे का रहा तो उसके हाँ, पाचन भी सब अलग अलग जगह होता होगा, कोई लीवर में वगैरह? नहीं नहीं, पाचन तो हमारा स्टमक में ही होता है, लेकिन लीवर से जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं ना वो गॉल ब्लैडर, गॉल डक्ट से स्रवित होते हैं। तो आज अगर आप मल्टीग्रेन आटा खाओगे तो मल्टीग्रेन आटे में इतने सारे एंजाइम्स को तुरंत सिक्रीट करना ये मुश्किल जाता है। तो नर्वस सिस्टम पे थोड़ा सा लोड बढ़ता है। आज अगर आप एकान्न लेते हो, केवल चावल लेते हो, तो वो एकान्न सिक्रीट करने में दिक्कत नहीं आती है, तो ओवरऑल एंजाइम सिक्रीट करेगा। तो अन्न का पूरी तरह से पाचन, पूरी तरह से एब्सॉर्प्शन और पूरी तरह से एसिमिलेशन ये होता है। और साथ ही साथ में टेस्ट वाइज भी हम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इकोलॉजी वाइज लेडीज के लिए काम करने के लिए सब मल्टीग्रेन मतलब सब मिक्स करना कभी कभार मुश्किल जाता है, कभी कभार बहुत इजी जाता है। लेकिन एक बार मिक्स करके रखेंगे तो वो उसे उतना समय भी चाहिए ना। तो जितना अगर बहुत 5 किलो सुंदर। का मिक्स करके रखा होगा तो 5 किलो का मिक्स किया हुआ वो खत्म होने तक दूसरा टेस्ट नहीं मिलेगा फिर। हम्म। आप बोल रहे थे कि एक षड समय रस। में एक दान का, एक जी। समय में हाँ, एक दान का। एक समय में एक धान का। हाँ नमस्ते डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन ये है आप कि अपना नाम बताएंगे सर पहले? मेरा नाम अमित भगत है कहाँ और से है? मुझे सूरत से। सूरत और से। मुझे मिस राजल पारेख ने इनवाइट किया है। ओके। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि मैं 16 आवर इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ और ओके। जब खाना खाता हूँ 12 साढ़े 12 के करीब, तो मैं पहले हाँ। फ्रूट्स कर लेता हूँ 30-40%, और बाकी 60% हम्म। जो रहता है वो सब्जी रोटी या दाल वगैरह लेता हूँ। तो ये ओके। फ्रूट्स और वेजिटेबल एक साथ में मतलब ले सकते हैं वो? मुझे तो अभी तक अच्छा लग रहा है, मतलब करते या नहीं कर सकते ऐसा? नहीं, फ्रूट और खाना, वेजिटेबल्स के गुण अलग होते हैं, फ्रूट्स के गुण अलग होते हैं। दोनों को जी एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है और नेचुरोपैथी का शास्त्र भी कहता है जी कि दोनों जी के गुण अलग है, दोनों के पाचन के कंटेंट्स अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग से ही खाएं। तो जी जनरली फ्रूट्स को मिड मील कहा गया है और वेजिटेबल्स को मेन मील कहा गया है। जी। तो तो वैसे भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आप जी खुद से ध्यान में लेना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो जो 6 घंटे का बीच वाला जो खाने वाला पोर्शन है उसकी जी शुरुआत में आप वेजिटेबल ले सकते हो और उसके एंड में फ्रूट्स ले सकते हो। क्योंकि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद शरीर पूरी तरह से विदाउट अन्न होता है, तो वेजिटेबल में जी अच्छे से उसको एब्सॉर्ब करने की क्षमता होती है और अच्छे तरह से एब्सॉर्ब एसिमिलेशन होगा। फिर उसके जी बाद में 6 घंटे का अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब 6 घंटे के बाद में तुरंत आप जब खाना खाओगे और जी वेजिटेबल के साथ में होगा, और उसके बाद में 6 घंटे में जब एंड होने वाला है तब आप जी फ्रूट्स खाओगे, तो अगेन बीच वाले इसमें अन्न का पचन वेजिटेबल का पूरा होता है और जी फ्रूट्स का
निम्न मात्रा में होता है, तो निम्न मात्रा में आपको इसके बाद में फ्रूट्स को भी पूरी तरह से एब्सॉर्ब और असिमिलेट करने के लिए बाकी के 16 घंटे समय मिल सकता है। जी ये ज्यादा जी फेवरेबल है, क्योंकि जी इतने समय कुछ खाया नहीं है, और जनरली फ्रूट्स होते हैं वो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं। जी जी पपैया और बनाना केवल 2 ही फ्रूट्स ऐसे हैं कि जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन ए, सी काफी मात्रा में, बाकी सारे फ्रूट साइट्रस है, तो वो अगर पहले खाओगे तो पित्त करेगा जी जी जी। इसके लिए। ओके, तो मुझे पहले वेजिटेबल मतलब लंच में वेजिटेबल पहले लेना है, हाँ, और जब मिड मील में इंटरमिटेंट, करेक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग जब छोड़ रहे हो तब जी अच्छे से लंच लो, और जब जी आपका फास्टिंग एंड हो रहा हो तब जी फ्रूट्स लेके फास्टिंग को एंड कर दो। मतलब ओके ये वाला भी अच्छा पचेगा, एब्सॉर्प्शन जी असिमिलेशन भी अच्छा होगा, साथ में होगा, और बाकी के 16 घंटे फ्रूट्स का पचन होगा, तो आपका स्टेमिना रहेगा, क्योंकि जो साइट्रस फ्रूट्स है वो एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा तो स्टेमिना मेंटेनेंस पे काम आता है। जी। बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने, बहुत बढ़िया। राजल पारेख, आखिरी टाइम हमारा हो चुका है, आखिरी सवाल ले रहे हैं राजल जी पारेख। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को, प्रणाम। और काफी अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा मैडम, थैंक यू थैंक उसके यू, लिए। वेलकम। हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे सेशन आपके आते रहे और हम ज्वाइन करके हमारा नॉलेज बढ़ाते रहे, हमारी लाइफ अच्छी करते थैंक यू रहे। मैम। अभी अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो मिलेट वाला चला है सब, तो हम्म। मिलेट कितने मतलब हफ्ते में कितने दिन हम ले सकते हैं? क्या हर रोज लेना जरूरी है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो जीन्स है, वो हमने दाल चावल सब्जी रोटी से ही बना है। हमारे पुरखे मतलब कई साल से चलता आ रहा है, तो पूरा हमारा जीन्स में वो ही है। तो ऐसे करेक्ट। पूरा चेंज करेंगे तो क्या वो अच्छा है, या फिर थोड़ा थोड़ा शुरू करना है? कैसे मतलब उसका हम डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं? ओके, ये मिलेट ग्रेन की इतने सारे में बात रह गई, और थैंक यू उसको याद करवाने के लिए। मिलेट ग्रेन का अगर अच्छे से हम उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे, तो मिलेट ग्रेन मतलब सबसे अशक्त आहार है। मिलेट ग्रेन की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे तो फाइब्रस ग्रेन ज्यादा है। फाइब्रस ग्रेन्स में उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें वो कम पाया गया है, कि जैसे अगर मिलेट ग्रेन खाएंगे तो वेट कैलोरी कैलोरी उसमें कैलोरी काउंट कम है, उसमें फाइब्रस होते हैं, उसको अगर मिलेट को हम भिगो के रखते हैं तो वो काफी सारे फूल जाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, लेकिन उसके जो सूक्ष्म तत्व से हमारे दिमागी जो बौद्धिक क्रियाएं होनी चाहिए उसमें वो कम पाई गई है। तो जिनको वेट लॉस करवाना है, टेम्पररी मिलेट का आधार लेना है, वो थोड़े थोड़े प्रमाण में आधार ले, कि जो भूख को कंट्रोल कर सके। अति आहार में जो वेट लॉस के लिए जो क्रेजी या क्रेविंग डाइट वाला होता है, तो उसके बीच में खाना खा सके। लेकिन जो धुति और स्मृति का जो खाना है, मतलब जो सूक्ष्म अपना शरीर का जो आहार रस है, वो आहार रस तो है ही है, लेकिन सूक्ष्म रीति से जो हमारे ब्रेन की ताकत बढ़ाने वाला होता है, उसमें ताकत वाला ही अन्न चाहिए, कि उसमें मिलेट नहीं लिया जाता है। उसके लिए मिलेट नहीं कहा गया है, उसके लिए बाकी के धान, बाकी के कैश्यू नट्स प्रेफरेबली ये ज्यादा कहे गए हैं। तो इसके क्रेविंग वाला फूड जो है उसको मिटाने के लिए मिलेट। तो आजकल बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या, केवल मिलेट डाइट नहीं होना चाहिए। एक नाश्ता या एक मील उसके लिए मिलेट वाला रखो, एक मील फ्रूट के लिए रखो, एक मील अपने वेजिटेबल के लिए लो। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और एक साथ में पूरा मिलेट मतलब पूरा मिलेट। 10 साल के बाद में देखेंगे तो बुद्धिजीवी लोग ही नहीं रहेंगे, केवल मिलेट वाला खाना खाएंगे तो बैलेंस्ड डाइट मतलब बैलेट हो, एक क्रेविंग कम हो, उसके लिए मिलेट आप रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन केवल मिलेट डाइट पे नहीं करो। मिलेट डाइट के अगर आप गुण देखोगे, रिसर्चर्स देखोगे, तो मिलेट में बुद्धि को संस्करण करने वाली या बुद्धि को बढ़ाने वाली चीजें नहीं है। दोज आर ओनली द लो कैलोरी कंटेंट एंड फाइब्रस डाइट, सो दैट इट वो हमारे बिल्कुल। सेटेंटी लेवल को कंप्लीट करता है। देखिए, बहुत ही सुंदर टॉपिक है मिलेट। आजकल लोग मिलेट के प्रति काफी जागरूक भी हो रहे हैं, तो और आजकल बहुत से सेशन हम मिलेट के ऊपर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ऐसे सेशन भी हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक सेशन हम मिलेट के ऊपर। एक प्रश्न मेरे दिल में है काफी दिनों से। मैं जब भी देखता हूँ, हम जो कहीं भी पार्टियों में जाते हैं तो मिठाई खाना हर तरह के आइटम होते हैं। तो कई कई जगह तो मिठाई पहले खाई जाती है, कई जगह देखते हैं मिठाई बाद में खाते हैं। बंगाल में खाने के बाद मिठाई लेते हैं, और हमारा मारवाड़ राजस्थान में मारवाड़ी लोग हैं तो पहले मिठाई लेते हैं।
तो ये बराबर। आयुर्वेद या ये योग में इसके बारे में क्या बताया गया? मिठाई पहले लेनी चाहिए ना बाद में लेनी चाहिए? नहीं नहीं, ये देखिए, मधुर रस और मीठापन ये बहुत अलग विषय है। जी। स्वीट और मधुर रस ये दोनों में हम बहुत गलती कर लेते हैं, या फिर उसमें फर्क जो है वो हमको समझ में नहीं आता है। हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि मधुर रस मतलब मीठा। मधुर रस इज नॉट मीठा। मधुर स्वीटनेस अलग है। मधुर रस मतलब जो सुपाच्य अन्न है, जो हल्का आहार है। अगर महाराष्ट्रियन फूड में देखेंगे तो पहले दाल चावल होता है, और वो भी कोरी दाल होती है, घी के साथ में, नींबू के साथ में। ये पहला अन्न होता है कि जो परोसा जाता है प्लेट में, थाली में, और वो बुफे डिनर नहीं होता है। पंगत बिठाई जाती है और उसमें खिलाया जाता है। दूसरा, फिर नेक्स्ट टाइम जो भी है वो हैवी फूड होता है, और लास्ट में दही भात होता है। और अगर गुजरात में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे तो बाद में छाछ होता है। हम्म। तो मधुर रस मतलब स्वीट नहीं। वो जो हम्म। जो हैवी डाइट है वो बीच में लेना चाहिए। आजकल वो स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट ऐसा पाश्चात्य संस्कृतिकरण के लिए हो रहा है। मधुर रस का पहले अंतर कि जो पचने में हल्का है। राइस देखो, पहले कुकर में नहीं पकाते थे, राइस तपेली में खुला पकाते थे, और उसके साथ में दाल, मतलब सबसे छोटे बच्चे को भी हम दाल चावल का के जो सुपाच्य है वो, और उसमें बराबर अच्छे प्रमाण में घी डाल के और नींबू डाल के, ये वो सुपाच्य है। तो वैसा वाला मधुर रस का सेवन होना चाहिए। जी। हम नॉर्मली अगर वैसा सेवन करने जाए तो फिर हम ये देख सकते हैं कि अच्छे रस का पहले दाल चावल के लिए पूरा आहार नहीं हो। पहली वाली रोटी अगर हल्की हम घी सेक के भी करें और उसके साथ में गुड़ डालें, तो गुड़, घी और रोटी, ये भी बहुत मधुर रस का अच्छा अपने शरीर में कॉन्स्टिट्यूएंट है, कि न्यूट्रिएंट है। उसमें हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन होगा, कार्बोहाइड्रेट का लेवल मेंटेन होगा, इंस्टेंट एनर्जी भी होगी, प्रोटीन लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो सब मेंटेन रहेगा। गुड़ घी रोटी आजकल कोई नहीं खाता है, भाकरी के साथ में खाएंगे, लेकिन वो जी। मेन जी। कोर्स में खाएंगे। तो उसके आधार पे हमें अपने खाने में इस प्रकार से हम रियलाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसा फेरफार छोटा छोटा सा कर सकते जी। हैं। खाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ खाते हैं कई लोग, गुड़ थोड़ा सा खाने के बाद में लेते हैं, वो बिल्कुल सही है फिर? वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट को पचाने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन ये ध्यान में रखे, गुड़ खाते हैं तो छाछ नहीं हो, हम्म। वो दो विरुद्ध अन्न है। हाँ बिल्कुल। तो समय तो हमारा हो चुका है, लेकिन कनक गोलसा ने एंडराइज किया। मैं कनक जी को आखिरी में एक बार और एक दोनों को ले लेते हैं। समय ऑलरेडी हो चुका है। कनक जी जो भी है आप। जय जिनेंद्र सभी से। जय और जिनेंद्र। इनका तो कहना है क्या, इनकी क्लास तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। और हमारे राजस्थान में देखो, बाजरे की रोटी, गुड़, शक्कर, ये अभी सर्दी में बहुत ज्यादा चलन है। तो मैं तो बाजरे की रोटी के ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ, पक्का गेहूं का कम खाती हूँ। पक्का, और बहुत अच्छा है, दूध दलिया ले लेती हूँ, बाजरे का बहुत दलिया, दूध। अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, तो एकदम एकदम इसमें बढ़िया। शक्कर सही है ना, गुड़ सही है, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। गुड़, गुड़ सही है, शक्कर नहीं। और अगर शक्कर खानी है तो खड़ी शक्कर, खड़ी नहीं, वो शक्कर। पीली वाली खड़ी शक्कर आती शक्कर है। की, जो हाँ, पीली पॉलिश्ड शक्कर। स्क्वायर वाली नहीं, नहीं, वो जो नहीं, पीली वाली आती इरेग्युलर है, गुड़ होती है, की जैसे, खड़ी गुड़ की शक्कर की जैसी बात कर आती रही है। है। हाँ, वैसी वाली। हाँ। उसको शक्कर ही कहते हैं हमारे राजस्थान में। पीली वाली खड़ी गुड़ बराबर की शक्कर जैसी बराबर, की होती है, बात हाँ कर और रही हाँ है। हाँ, पाउडर की तरह बराबर होती है। बराबर हाँ, बराबर बराबर। वही पूछना था बस। नहीं, गुड़, गुड़ और खांड शक्कर वो बराबर ठीक है, छोटी वाली नहीं बिल्कुल। हमारे है। मार्केट नहीं, में वो नहीं मिलती। खाती, वो तो मैं चीनी खाती ही नहीं हूँ वैसे। लेती हूँ तो कहीं मिश्री ले लेती हूँ, नहीं तो गुड़ का ही या शक्कर का ही प्रयोग करती हूँ, वही पीला शक्कर जो एकदम पाउडर बढ़िया, होता है। एकदम बढ़िया। कोई तो जॉइंट पेन नहीं होगा, कोई मसल पेन नहीं होगा। कुछ दिखा करेक्ट, रही है मिश्री। एकदम बराबर। मिश्री, मिश्री बराबर एकदम। जय जिनेन्द्र। ये एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छी रह रही है अभी ये, जो खांड शक्कर शक्कर बोलते हैं, एकदम बराबर। बहुत अच्छी है। ऐसे कि हम बॉटल में ही भर के रखते हैं तो बच्चे ऐसे ऐसे खा लेते हैं। चलिए, बहुत दोनों सुंदर। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं
शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। स्लोगन के साथ समापन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद साई मैडम आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। ओम हरम।